नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बैरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में जिन विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसी श्रृंखला में आगे बात करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुण दोष इत्यादि सभी चीज़ों का विस्तार से उस पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की जो विभिन्न धाराएं हैं, लोकतंत्र के विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं, अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर लोकतंत्र को जो परिभाषित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें ये हमको मालूम है कि आज आधुनिक युग में लोकतंत्र शासन संचालन की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उसमें श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया है और इसलिए इस लोकतंत्र की कुछ विभिन्न धारणाएं हैं, जिनमें से प्रमुख जो हैं परंपरागत सिद्धांत, जिनके जो जनक हैं जॉन लॉक और जे.एस. मिल जैसे विद्वान हैं, जो व्यक्ति के औपचारिक अधिकारों और राजनीतिक समानता पर बल देते हैं, संसद को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। किंतु कुछ आलोचक ये मानते हैं कि ये सिद्धांत केवल संस्थाओं में लोकतंत्र की बात करता है, जिससे निम्न वर्ग वंचित ही रहता है। तो ऐसे में कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं। उन धारणाओं में एक है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, और इसके कुछ समर्थक विचारक हैं विल्फ्रेड पैरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, जिन्होंने गुणतंत्र का लौ नियम प्रतिपादित किया। इसके अलावा शुम्पीटर है, औरा है, सार्टोरी, मैनहाइम इत्यादि विभिन्न विचारक हैं। तो ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के पैरोकार हैं और इनका ये मानना है कि समाज के दो वर्गों यानी विशिष्ट वर्ग और जन समुदाय में समाज बटा होता है और इसमें सत्ता हमेशा विशिष्ट वर्ग के हाथों में रहती है, जिससे उनमें योग्यता और बल तो होता है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो आसानी से संगठित भी हो जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत अन्य वर्गों की उपेक्षा करता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा जो सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत है और इसके जो जनक हैं वो रॉबर्ट डाहल हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में उन्होंने माना है कि लोकतंत्रीय समाज में सभी निर्णय व्यक्ति न लेकर समूह लेते हैं और अनेक समूह मिलकर सौदेबाजी करते हैं, लेकिन राज्य इन समूहों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, समन्वय बनाए रखता है। इसलिए सिद्धांत अभिजन सिद्धांत से अधिक लोकतांत्रिक इसको माना जाता है। इसका सिंपल सा यही सारांश है इस सिद्धांत का कि ये सिद्धांत ये मानता है कि इस सिद्धांत में उदार लोकतंत्र का अर्थ है अपेक्षाकृत स्वायत्त समूहों के बीच में सौदेबाजी की प्रक्रिया। इसमें रॉबर्ट डाहल के अलावा आर्थर जो बेंटले हैं उन्होंने भी इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा फ्रेस्थस, एगार, ये विचारक भी इसके बीच में बड़े समर्थक विचारक हैं। तो ये बहुलवादी सिद्धांत मानकर चलता है कि समाज में सभी हित समूह अपने अपने हितों के प्रति समान रूप से सजग, संगठित और सक्रिय होते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं की तुलना में व्यापारियों के जो हित समूह हैं वो अधिक संगठित, मुखरित होते हैं, साधन संपन्न होते हैं।
बहुलवादी सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत है, एक और धारा है विमर्शी लोकतंत्र, और इसके समर्थक हैं डेविड मिलर और जोसेफ कोहेन। इन विद्वानों का मानना है कि लोकतंत्र में समूहों के मध्य प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन उनमें चर्चा की स्वतंत्रता भी होती है जो शासन को वैधता प्रदान करता है। इसके अलावा सहभागी लोकतंत्र की एक धारणा है जिसमें मैकफर्सन और पोलांजे जैसे विद्वान हैं जो लोकतंत्र में सार्वजनिक निर्णयों में जनसाधारण की सहभागिता होने पर जोर देते हैं। और इनका ये मानना है कि सत्ता भी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए ताकि जो निम्न वर्ग है वो भी विकास की मुख्य धारा में आ सके। और सहभागी लोकतंत्र अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। तो इसके अलावा एक और सिद्धांत है लोकतांत्रिक केंद्रवाद, और ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समर्थक इस पर अपने विचार रखते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो लेनिन है, और इस सिद्धांत के अनुसार दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे और जो नीचे के अंग हैं वो अपने से ऊंचे अंगों के निर्णयों की पालना करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी ही जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी मार्क्स के चिंतन से जुड़ी हुई है, जिसे माओ त्से तुंग ने चीन में अपनाया, और ये अवधारणा जनशक्ति और गुरिल्ला पद्धति में विश्वास रखती है तथा वर्ग सहयोग पर बल देने के साथ साथ ये लोकतंत्रीय जो केंद्रवाद है उसका भी ये समर्थन करती है। तो ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा जो मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ी हुई है, और इसी से संबंधित जो विचार है वो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा है जो माओ त्से तुंग के द्वारा प्रतिपादन उसका चाइना में किया गया, चीन में किया गया, और बहुत सारी साम्यवादी प्रणालियाँ इसी पैटर्न पर चली। एक और कॉन्सेप्ट जो है निर्देशित लोकतंत्र का है गाइडेड डेमोक्रेसी, और ये विशेषकर इंडोनेशिया, पाकिस्तान के तानाशाहों के द्वारा निर्देशित शासन जिसमें लोकतंत्र का एक दिखावा उसमें रखा गया, तो उसको गाइडेड लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट के रूप में माना गया है। तो ये लोकतंत्र की विभिन्न धारणाएं, दृष्टिकोण हैं। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के बारे में जो हमने गुण दोषों के बारे में चर्चा की, लोकतंत्र के गुण दोषों के बाद ये स्वाभाविक प्रश्न हो जाता है कि भले ही लोकतंत्र में कुछ दोष हों, कुछ त्रुटियां हों, लेकिन यदि तुलना की जाए तो दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मानी जाती है। तो ऐसे में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हो, क्योंकि कोई भी शासन जो प्रणाली है वो विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर पाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका पतन हो जाता है। तो ऐसे में हम उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, उन शर्तों की बात करेंगे जो लोकतंत्र के सफल होने के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें पहली खास बात है कि देश में शांति व्यवस्था का मौजूद होना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध व बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। यदि देश में अशांति की स्थिति है, बाहरी आक्रमण का खतरा है, तो ऐसे में नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे पाबंदियां जनता को ऊपर लगानी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है लोकतंत्र का दम
घुटने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का रास्ता खुल जाता है। तो ऐसे में पहली शर्त है देश में शांति व्यवस्था सुदृढ़ हो, मौजूद हो। दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि वो देश से आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, संपन्न हो। यदि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, ना तो अपनी जनता को संतुष्ट कर पाता और ना ही जब संकट की घड़ी हो तो विश्व के जो आक्रामक देश हैं उनका सामना कर पाता। तीसरी, आर्थिक समानता की स्थापना और सामाजिक न्याय भी स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित कर दिया, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि यथासंभव आर्थिक समानता की स्थिति हो। कहने का तात्पर्य है कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा चौड़ी खाई नहीं हो, देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग हो, सबकी जो बेसिक नीड्स हैं, सबकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ये तो कम से कम सबके पूरे हों। हाब्सन के शब्दों को हम कोट कर सकते हैं, उद्धृत कर सकते हैं। हाब्सन लिखते हैं कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आर्थिक समानता की स्थिति हो और सामाजिक न्याय वहाँ हो, यानी विशेषाधिकारों के स्थान पर व्यक्तियों के बीच में धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि इस तरह से ऊंच नीच का भाव होगा तो देश के नागरिकों के बीच में भावनात्मक एकता विकसित नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो। इसके अलावा शिक्षित और जागरूक जनता होनी चाहिए। जनता शिक्षित जागरूक यदि होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति और लोकतांत्रिक समस्याओं और प्रक्रियाओं को समझने में वो समर्थ होगी। स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों का विरोध करने में वो समर्थ होती है। ऐसे में वो लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम होंगे और लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर पाएगा। जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन, इसके अलावा यानी शिक्षित जागरूक जनता होने के साथ साथ जनमत निर्माण के जो साधन हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो सरकारी नियंत्रण में नहीं हो। सभा सम्मेलन आयोजित करने की, संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता हो। जनमत निर्माण के साधन जब स्वतंत्र होंगे तो नागरिक भी संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों की आलोचना करने में सफल होंगे और लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहेगी और सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरी तरफ इन बड़े मीडिया हाउस पर यदि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही नियंत्रण रहेगा तो वो अपनी खास विचारधारा को जनता के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं और जनोपयोगी जो महत्व के, लोक महत्व के जो विषय हैं उनको डाइवर्ट करके दूसरे विषयों पर उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति का नियंत्रण भी होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। इसके अलावा है सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय सुशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिनायक तंत्र का आधार जो है सत्ता का केंद्रीकरण होता है और लोकतंत्र का जो आधार है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकृत होने पर जनता के जो विभिन्न वर्ग हैं
वो शासन कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा जो रूप है स्थानीय सुशासन है, और स्थानीय सुशासन के माध्यम से सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचि से भाग लेता है, वो अपना पार्टिसिपेशन करता है। ब्राइस ने भी लिखा है कि लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय सुशासन का चलन है। अल्फ्रेड स्मिथ ने भी कहा है कि प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। तो स्थानीय सुशासन बहुत ज़रूरी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष शक्तिशाली न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार है वो है संविधानवाद, और जिसका अर्थ है लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है इसमें, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है, उनको कानून के अनुसार चलना होता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून के उल्लंघन करने से, अत्याचारी बनने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु जिन पर हमने चर्चा की है, वो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माने गए हैं, क्योंकि केवल लोकतंत्र के रूप की शासन प्रणाली स्थापित करने पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ उपयुक्त सामाजिक परिवर्तन नहीं हो, उस तरह की परिस्थितियां विकसित नहीं हो, तो वो प्रणाली कभी भी टूट सकती है। तो ये लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं। धन्यवाद।